हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और हमने एक्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आज एक्ट 4 को देखेंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बीमार हैं और उनके की देखभाल भी मुझे करना पड़ रही है, तो इसलिए मैं इस चीज़ से माज़रत करता हूँ कि मैं जल्दी अब वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा। और दूसरा ये कि कुछ प्रोजेक्ट हैं और एक यूके का और ये पाकिस्तानी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी देखना पड़ रहा है, तो लिहाजा आई लेस टाइम नाउ। एनी हाउ, ये वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा, देर से आई या पहले आए, हम अपने लेक्चर्स को लेकर चलते रहेंगे और ये बहुत सारे लेक्चर्स आगे भी आते रहेंगे। एनी हाउ व्यूअर्स, आज हम 4th एक्ट को देखेंगे और देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। व्यूअर, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, 4th एक्ट क्या है? इम्प्लीमेंटिंग द डूम्ड प्लान। यानी आपको इसके टाइटल से पता लग रहा है कि जो प्लान करेक्टर बनाने जा रहा है वो डूम्ड है, यानी कि उसने सर्वाइव नहीं करना, या वो एक ऐसा प्लान है जिसकी तबाही ही तबाही है। तो इधर से हमें पता चल रहा है कि 4th एक्ट में भी जो उसका प्लान बनेगा, जो कि उसने एक्ट 3 में ट्रूथ मूवमेंट पे एक चीज़ रियलाइज़ कर ली थी, अब वो सारी बात है एक नई एनर्जी के साथ, एक नए गोल के साथ वो एंटर हो रहा है एक्ट 4 में। और एक्ट 4 में उस गोल को हासिल करने के लिए वो प्लान कर रहा है और वो जो प्लान है उसका डूम्ड होगा। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो फिर जब वो एक्ट 4 में आता है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है, चूँकि इसलिए कि वो रियलाइज़ कर चुका है अपने मसले को ट्रूथ मूवमेंट पर, और ऑडियंस भी समझ रही है कि अभी रियलाइज़ कर चुका है, तो अब डेफिनेटली इसने जो प्लान बनाना है वो बड़ा अच्छा होगा और हम समझ रहे होंगे ये सक्सेसफुल होगा। हम एज अ ऑडियंस भी समझ रहे होंगे कि सक्सेसफुल होगा। और शुरू में ये नहीं कि सक्सेसफुल होगा तो वो उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, उसको आएगी, शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन ये तय है कि ये सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि वो अभी रियलाइज़ करके आया अपने मसले को, अपने इनर के जो प्रॉब्लम से उनको वो समझ कर आया। तो इसका मतलब है कि अब जो प्लान बना रहा है उसको सोच समझ के बना रहा है। तो वो जो प्लान बना रहा है उसको नहीं पता कि इसमें, मैंने आपको बताया कि शुरू में डेफिनेटली उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम एज अ ऑडियंस और एज अ राइटर जब हम लिख रहे होंगे तो हमने यही रिफ्लेक्शन देना है कि ये इसका सक्सेसफुल होगा। लेकिन जैसे ही वो इम्प्लीमेंट करेगा और उसके रिज़ल्ट को देखेगा तो या रिज़ल्ट आएगा नहीं या डूम्ड हो जाएगा बिल्कुल, और इस तरीके से उसका ये वाला प्लान जो होगा वो फेल होगा। जैसा भी गेम ऑफ थ्रोन्स में एक्ट 4 में जो नेड स्टार्क है वो लेनिस्टर्स को गेम ऑफ आयरन थ्रोन से हटाना चाहता है, और उसके लिए वो जो उनका बड़ा मेन बंदा होता है बैलिश, जो कि आप समझ लें कि एक तरह का सारे मामलात को देख रहा होता है, यानी कि ट्रेजरी को भी देख रहा होता है, सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है। तो उसको वो ये कहता है कि इसके लिए जो एविडेंस है जो मैं तुम्हें बताया वो लेकर तुम मेरे पास आओ और जो है इनको, ताकि हम थ्रोन से हटाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन जब वो मौका आता है, जब वो मौका आता है और वो लेनिस्टर्स को निकालने की कोशिश में करता है, तो बैलिस जो है अपना धोखा, अपनी बेट्रेल को सामने रख देता है और वो बेसिकली इसको गलत साबित कर देता है, और इस तरीके से नेड स्टार्क जो होता है वो फिर अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो उसने प्लान बनाया था ये तो बड़ा क्लियर प्लान था। यानी हमें एज ऑडियंस जब हम एक फिल्म को देख रहे होते हैं या किसी ड्रामे को देख रहे होते हैं, हमें पिक्चर से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यानी सीन से दूसरा हमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हम देख चुके हैं कि नेड स्टार्क बात सही कर रहे हैं, चूँकि हमने सीन्स में उस चीज़ों को देखा है। और अब जब वो बैलिश को कहता है कि तुमने ये करना है, तो वो एंड टाइम पे जब धोखा देता तो डेफिनेटली अब वो अरेस्ट हो गया। तो अब जो उसने बेसिकली प्लान बनाया था वो हमें तो सक्सेसफुल नज़र आ रहा था, क्योंकि हम सीन्स में भी इस चीज़ को रियलिटी के तौर पे देख चुके थे कि नेड स्टार्क जो वो राइट बात कर रहा है और ये तो प्लान पक्का ही सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स, अवतार में भी आप देखें कि जेक मोमेंट ऑफ ट्रूथ के बाद, यानी कि जब वो उसकी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जो वो क्लैन होता है ओमटकाया क्लैन जिसके अंदर वो आया होता है, और तो यानी नवी का,
तो वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ में वो चीज़ को क्लियर कर चुका है, लिहाजा वो एक्ट 4 में एंटर हो गया है। और एक्ट 4 में डेफिनेटली अब उसने एक प्लान बनाया है, चूँकि उसने रीगेन कर लिया था ट्रूथ ऑफ मूवमेंट में कि क्या मसले थे, ये हम पीछे पढ़ आए हैं। तो अब 4th एक्ट में आके उसका जो प्लान है वो क्या है, और ये चूँकि वो साबित कर चुका है ट्रूथ ऑफ मूवमेंट में, और ये उनको पता लग गया नेवी को कि ये क्लीन है, तो वो फिर ये कहता है कि आप जो है वो अपना होम ट्री छोड़ दो। नेवी से ये कहता है। ये हमें पता है कि 3rd एक्ट में भी वो था, लेकिन यहाँ पर वो प्लान था कि उसने कहा कि वो जो एनिमीज़ हैं क्वार्टरेच और वो बाकी जितने भी एनिमीज़ हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं, तो वो प्लान बनाता है और इस दफ़ा वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और हम सीन्स में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये बात दुरुस्त कर रहा है। व्यूअर्स, ये हम देखते हैं कि वो नहीं हो पाता प्लान, क्योंकि वो नहीं छोड़ना चाहते। हम एक्ट 3 से भी जानते हैं कि वो अपना होम ट्री नहीं छोड़ना चाहते, और फिर जब उन पर वो फायरिंग होती है, उनका ट्री सारा टूटता है, पड़ता है, तो खुद जेक वहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहा होता है, तो उसका प्लान उसके सामने ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था, डूम्ड होता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो बड़ा क्लियर ऑब्वियस जो उसका प्लान था वो वहाँ पर फेल होता है। तो व्यूअर, सिग्निफिकेंस ऑफ द डूम्ड प्लान मैंने आपको पहले बताया कि ट्रूथ मूवमेंट के बाद ये बहुत ऑब्वियस है। इट इज़ मच ऑब्वियस कि वो जो चीज़ें रियलाइज़ कर गया है उसकी एनिमी को भी समझ आ गई है, और उसके जो साथ इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी समझ में आ गई है। ऑडियंस भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर की है कि अब तो ये नई एनर्जी के साथ आ रहा है और अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है, ये एक अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है, तो उसका प्लान, उसका गोल सक्सीड होना बहुत ही लाजमी हो गया। ये तो होना ही है, अब इसमें क्या शक रह गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, और वो फिर जब प्लान डूम्ड होता है तो अब बेसिकली यहाँ पर वो रियलाइज़ करेगा कि अगर मुझे अब अपनी जान भी देनी पड़े, डू एंड डाई वाला मामला आ गया, तो मैं दूंगा। क्योंकि एक चीज़ जो कि ऑडियंस भी सोच के बैठ गई है कि अब इसने सक्सीड होना ही होना है, इसमें कोई रत्ती भर भी चांस नहीं कि वो ना हो, और वहाँ पर वो डूम्ड होता है, तो अब उसके पास कोई चारा नहीं है इस सिवाय इसके कि वो सोचे कि यार अगर मुझे अपनी भी जान देनी पड़ जाएगी, अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, तो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो साइड राइट पाथ पर होती है उसको विक्ट्री आनी ही चाहिए, उसको यानी राइटियस पाथ को सक्सेस होना चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। तो यही उसके लिए, चाहे अब उसकी अपनी ही कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े उसको, वो करेगा। अब देखें ना, जिस तरह मैंने भी आपको अवतार की एग्जांपल दी, जेक मतलब उस कंपनी से उसके एक दो बंदों से ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक दफ़ा बात कर लेने दें नेवी के साथ कि वो अपना होम ट्री छोड़ दें। तो उनमें से एक ऑफिसर मान जाता है, वो कहता है ठीक है। लेकिन जब नेवी नहीं मानते, जब कंपनी को भी गुस्सा आ जाता है, कंपनी कहती है हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और जब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो अब जेक की कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई, या उसके साथ वो जो उसकी कंपेनियन होती है, दोनों को उठा के वो समझो कचरे में फेंक देते हैं। मतलब वो उनको कोई नीड नहीं है जेक की, यानी कि किसको, ना एनिमी को ज़रूरत है उसकी, ना नेवी को जेक की ज़रूरत है, लिहाजा उनको ज़रूरत ही नहीं, उसको उठा के फेंक दे। अब यहाँ पर जेक को क्या रियलाइज़ हो रहा है, अब उसके पास रह के गया है, सिर्फ अपनी एक ज़िंदगी, एक अपनी लाइफ है, एक अपनी जान है जो उसके पास रह गई, और इसके लिए अब वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने की पोजीशन में आ गया। और ऑडियंस अब ज़्यादा अटैच हो गए हैं, क्योंकि पहले वो सोच के बैठे थे सक्सेसफुल होगा ही होगा, और वो नहीं हुआ, और यहाँ पर अब वो समझो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमने डूम्ड मूवमेंट में आपको ये चीज़ बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्टोरी डेवलपमेंट की क्लासेस में, तो मैंने बताया एक डूम्ड मूवमेंट आती है, और डूम्ड मूवमेंट में क्या होता है कि कैरेक्टर का सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, कैरेक्टर इज लेफ्ट विथ नथिंग। यही वो जगह है, ये वही जगह है जहाँ पे ये डूम्ड हो चुका है सब कुछ, और अब उसको क्या करना है, बस अब एक जान उसके पास बाकी है तो पर लगा दो, ठीक है। अगर सक्सेसफुल होना है शायद कोई तुक्का लग जाए। तो यहाँ पर इस पोजीशन में करैक्टर पड़ा है, और फिर यहाँ पर हमें एक और बात का भी अंदाज़ा होता है सेक्ट में कि हमारा एंटेगोनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि शिफ्ट होगी ना सारी स्टोरी, यानी वो मोमेंटम जो ट्रूथ मोमेंट में करैक्टर की तरफ चला गया था, हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ चला गया था, अब एंटेगोनिस्ट की तरफ चला गया, क्योंकि करैक्टर तो डूम्ड है, ख़त्म है।
तो इससे ऑडियंस को ये रियलाइज़ हो कि नहीं यार, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी से खेल रहा है। ये भी एक सिग्निफिकेंस इसमें आती है। इसी तरह व्यूअर्स अब एक्ट 4 में अगर आयरन मैन में भी देखें तो आपको पता चलेगा कि जो उबैदा था, जो एंटेगनिस्ट है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि शुरू में अगर हम देखें कि वो अगर डील कर रहा है वेपन्स की, तो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है वेपन्स की, बिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री है, तो कोई भी बंदा ये सोचेगा तो यार वो बिज़नेस कर रहा है तो ठीक कर रहा है ना, उसमें क्या मसला है, उसका वो बिज़नेस है, वो आर्म्स को बेचता है। लेकिन असल कहानी में पता चलती है जब वो किलिंग की तरफ आता है, और हमें उस वक्त पता लगता है जब वो टेररिस्ट की एक टेररिस्ट को भी किल करता है, और फिर उसके बाद वो टोनी की किलिंग भी करना चाहता है, टोनी को भी मार देना चाहता है। तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये एंटेगनिस्ट कितना स्ट्रांग है। लिहाजा एक्ट 4 इज़ ऑलवेज फॉर द एंटेगनिस्ट्स। और भी ट्रेजिक एंडिंग स्टोरीज़ में अगर आप देखें तो एक्ट 4 बेसिकली हमें कैरेक्टर के फॉल का पता बता रहा होता है, यानी कि प्रील्यूड कर रहा था, उसको पहले हमें बता रहा होता है कि इसने ख़त्म हो जाना। क्यों? क्योंकि वो बदला नहीं, और वो उसका बिलीफ जो है ना अपने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा वो फॉल हो जाता है उसका। तो एक्ट 4 हमें उसका रिफ्लेक्शन पहले ही बता रहा है कि ये इसके साथ होने जा रहा है। जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में मैं बताया कि नेड स्टार्क ने जो प्लान बनाया था, यानी उसका एक प्लान तो ये था ना कि वो, अगर आपने वो देखी हो गेम ऑफ थ्रोन्स, देख लें, अच्छी सीरीज़ है, कि वो स्टैनिस ब्रेथियन को, जब बेसिक किंग मरता है तो वो स्टैनिस ब्रेथियन को किंग बनाना चाहता है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, और उसकी जो भी लोग उसको एडवाइस दे रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वो स्टैनिस ब्रेथियन को किंग बनाना चाह रहा होता है, लेकिन वो उसका प्लान कामयाब नहीं होता। तो व्यूअर्स क्योंकि वो ये समझ रहा था जो उसने ऑर्डर कर दिए हैं, वो जो बिलीफ उसने रखा हुआ है वो बिल्कुल आखिर तक है, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में या दुनिया में, तो इसलिए वो मार खाता वहाँ पर। व्यूअर्स हमने देखा था कि अब आता है कि गोल क्या है फोर्थ एक्ट का, उसको हम कहते हैं पेन अल्टीमेट गोल, यानी कि अल्टीमेट गोल से समझे कि एक स्टेप पीछे, पेन अल्टीमेट गोल। तो व्यूअर्स हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ ट्रुथ पे कैरेक्टर को एक आइडिया होता है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या आइडिया होता है, लेकिन वो उस गोल के लिए कोई बड़ी कोशिश नहीं कर रहा था, या वो उस गोल को कोई इतना बड़ा गोल शायद से नहीं समझ रहा होता। ये तो उसको एक्ट 4 में आके पता लगेगा यार मैं किस मसले में हूँ। और मैं बताया कि एंटेगनिस्ट का एक्ट है, ठीक है ना, तो वो उस गोल को इतना बड़ा गोल नहीं समझ रहा होता, और इसलिए हम इसे कहते हैं ये पेन अल्टीमेट गोल है। गोया ये अल्टीमेट गोल से क्लोज तरीन है पेन अल्टीमेट गोल। लिहाजा इस गोल को जब वो परस्यू करेगा, पेन अल्टीमेट गोल को, तो उसको रियलाइज होगा कि उसको क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाट ही हैज़ टू डू एग्जैक्टली टू एंड द कन्फ्लिक्ट। व्यूअर्स मैंने पहले कहा कि पेन अल्टीमेट गोल एक स्मॉलर गोल है अगेंस्ट द अल्टीमेट गोल, यानी कि अगर आप अवतार में देखें तो अल्टीमेट गोल क्या है जेक का? अल्टीमेट गोल तो उसका ये है कि वो तमाम ये जो ओमटकाया क्लैन है और ये जो नेवी का वर्ल्ड है उसको पेंडोरा जिसको कहते हैं, वो बचा ले। लेकिन एक्ट 4 में उसका प्लान ये कि सिर्फ वो होम ट्री को बचा ले। तो अब अगर आप देखें तो पूरा पेंडोरा का जो वर्ल्ड है वो बेसिकली होम ट्री पे बड़ा बेस कर रहा है। तो बेसिकली अगर होम ट्री को बचा ले शायद, तो पूरे पेंडोरा को बचा ले। तो एक तरह से वो गोल पेन अल्टीमेट गोल है। तो फोर्थ जो आपका एक्ट है उसमें जो उसका गोल है पेन अल्टीमेट गोल, वो बेसिकली अगर अवतार के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उस होम ट्री को बचाना है। व्यूअर्स एक बात आप ज़रा ज़रूर गौर कीजिएगा, ओवरऑल एक्शन ऑफ एक्ट 4 क्या है? इम्प्लीमेंटिंग अ डूम्ड प्लान, यानी पहले एक प्लान है जो कि डूम्ड बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसका जो पेन अल्टीमेट गोल है उसको फेल होना ही होना है, ऑब्वियस है। जब आपका प्लान ही डूम्ड है तो आपका गोल भी जो है, जो कि हम पेन अल्टीमेट गोल कह रहे हैं, वो फेल होगा, या उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी यहाँ फेल हो जाएगा, यहाँ डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और एक रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि पेन अल्टीमेट गोल के फेल होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इस एक्ट में वो बिल्कुल एग्जैक्टली हेड ऑन नहीं हुआ अपने एंटेगनिस्ट के साथ, यानी फेस टू फेस नहीं हुआ। तो एक रीज़न आप ये भी पेन अल्टीमेट गोल के
डूम्ड होने की या फेल होने की कह सकते हैं। फिर इंसेप्शन में अगर आप देखें पेन अल्टीमेट गोल फॉर डॉम क्या था कि वो फिशर को इंसेप्शन रूम में लाकर उसमें इम्प्लांट करना चाह रहा था इंसेप्शन को, लेकिन जो मेन एंटेगनिस्ट मैल है वो फिशर को रूम में एंटर होने से पहले ही मार देता है। तो यहाँ पर अब उसका जो अल्टीमेट जो वो गोल समझ के बैठा हुआ, तो यानी कि यहाँ पर पेन अल्टीमेट गोल बन गया। क्यों कि वो जो चाह रहा था वो वैसा नहीं हुआ, जो उसने प्लान बनाया था वो वैसा नहीं, लिहाजा वो गोल अचीव नहीं कर पाया। लिहाजा वो खुद को वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है ताकि उस गिल्ट से बाहर आ सके। तो वजह कि वो इतनी उसकी एफर्ट नहीं कर रहा, वो उस गोल को ये इतना बड़ा गोल नहीं समझ रहा था। तो मैंने कहा ये तो अब मैं रियलाइज़ कर गया, मतलब लिहाजा अब उसने अपने पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं था, यानी गोया उसने अपने पुराने सेल्फ को भी थोड़ा सा इंटैक्ट रखा हुआ था। यानी रियलाइज़ तो वो कर गया था, लेकिन उसने पुराने अपने जो पुराना सेल्फ था उसको भी इंटैक्ट रखा हुआ था, जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियली वो उस तरफ उस चला तो गया था, लेकिन अभी उसका जो पुराना सेल्फ था, यानी उसका जो अपना आप था, उसमें से कुछ उसने भी इंटैक्ट रखा हुआ था कि यार ये भी हाथ से ना जाए और नई बात भी सीख लो। यहाँ पर वो गलती कर रहा था, सेल्फ भी नहीं छोड़ना चाहता और लिहाजा वो चेंज हुआ है, लेकिन सुपरफिशियली चेंज हुआ है। ये एक्ट 4 में ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि इस तरह मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जब वो रियलाइज़ कर जाएगा तो क्या फिर अब उसको कोई मसला नहीं आएगा? नहीं, मसले उसको आएंगे। रियलाइज़ करने के अपने मसले को समझने से मुराद ये नहीं कि उसको नई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, वो आएंगी। जैसे मैंने कहा कि इस केस में अगर आप अपनी स्टोरी में ज़रा डेप्थ देना चाहते हैं तो आप वो रियलाइज़ तो करवा लें अपने करैक्टर को कि उसका मसला बेसिकली क्या है, उसके इनर करैक्टर का इशू क्या है, लेकिन वो फिर भी अपने पुराने सेल्फ को एकदम नहीं छोड़ेगा। छोड़ना भी बड़ा आसान नहीं होता। लिहाजा वो आप कह सकते हैं कि वो सुपरफिशियली चेंज होगा, ऊपर ऊपर से वो चेंज हो जाएगा, अंदर से वो वैसा ही है जो वो पहले था। इसलिए उसने हल्का फुल्का ही इस पर अपना जो प्लान बनाया एक्ट 4 में वो डूम्ड हो गया, और डूम्ड होने के बाद वो अब रियलाइज़ करेगा कि यार उसको कंप्लीटली चेंज होना है अगर वो अल्टीमेट गोल हासिल करना चाहता। चूँकि पेन अल्टीमेट गोल को हासिल करने के लिए उसको काफ़ी प्राइस पे करनी पड़ी, हैवी प्राइस पे करनी। तो या एक्ट 4 के एंड में आकर उसको समझ में आएगी कि असल में उसका अल्टीमेट गोल क्या है। लिहाजा अब इस अल्टीमेट गोल को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको किस में से गुजरना पड़ेगा? उसको गुजरना पड़ेगा एक टर्निंग पॉइंट से, जिसको हम एक्ट 4 का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। तो उसका जिक्र हम आगे करेंगे, और उससे पहले हमारे पास आएगा कि अपोजिशन क्या आती है। तो फिर एक्ट 4 में जो हमारी अपोजिशन होगी वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन होगी। क्यों? कि ये वो अपोजिशन है जो खुद हमारा करेक्टर मांग रहा है। चूँकि हमने पहले कहा था कि मोमेंट ट्रुथ पे हमारे जो एनिमीज होती हैं उनको पता लग चुका है कि करेक्टर मौजूद है, प्रोटैगनिस्ट समवन इज देयर जो उनको थ्रेटन कर रहा है। लिहाजा अब जो हमारा अपोजिशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो उसको पता लग चुका है कि उसका दुश्मन कौन है। नहीं, प्रोटैगनिस्ट का भी तो एक एनिमी है, तो एनिमी उसको प्रोटैगनिस्ट को अपना दुश्मन समझ रही है। तो लिहाजा ये वहाँ से रियलाइज़ हमारे एंटैगनिस्ट को हो चुका है कि देयर इज समवन जो कि उसके प्लान्स को रोकना चाहता है। लिहाजा हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है सेंटर कॉन्फ्लिक्ट में दुश्मनी का खुद से एक ज़रिया बन गया, जिसको हम कहते हैं कि विलिंगली कंट्रीब्यूटर बन गया सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। तो लिहाजा अब इंटेंशनली वो सीख कर रहा है एंटागोनिज्म को ना, हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद चाह रहा है कि ये दुश्मनी मुझ पर आए। तो ज़ाहिर बात अगर वो ये कर रहा है तो फिर ज़ाहिर बात है वो प्राइमरी टारगेट भी बन गया है अपोजिशन का। यानी कि वो जब आप खुद किसी दुश्मन से कह रहे होंगे आओ मुझे मारो, तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपका दुश्मन तो सीधा आपको मारने के लिए, तो लिहाजा दुश्मन का मैं प्राइमरी टारगेट बन जाऊँगा। तो लिहाजा जब आप यहाँ पर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन जो हम कह रहे हैं कि वो खुद मांग रहा है कि आओ मुझे मारो, और यही वजह है कि यहाँ पर जो कुछ उसके साथ बेड़ा गर्क हो रहा है वो बेसिकली खुद उसकी मांगी हुई इश्यूज़ हैं। लिहाजा ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन है, खुद करो मेरे साथ, मुझको मारो। लिहाजा जो बुरा भी अब उसके साथ होगा तो मैं कहूँगा वो करैक्टर खुद ही कह रहा है कि मेरे साथ बुरा करो। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर उसने किसी से बात करनी, तो जैसे वो अपने पाँव पे ही गोली मार रहा है, गोली वाले मार रहा है कि मैंने गोली मार ली है, अब मैं कहीं भाग नहीं, तो आओ अब मुझसे बात करो। क्या है गोया उसने ये सब कुछ जो किया है वो खुद मांगा है, खुद अपने आप को
अपने आप को उस कन्फ्रंटेशन में खुद लाने के लिए उसने एंटेगोनिस्ट को कहा कि आओ मुझे मारो। लेकिन अगर आप सोचें वो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि जो मैं सीखा हूँ मोमेंट ऑफ ट्रुथ में, जो मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, काफ़ी है। और अब मैं ये मेरे सामने भी अगर कन्फ्रंट भी हो गया मेरा एंटेगोनिज्म, तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। वो रॉन्गली मिस्टेकन हो रहा है यहाँ। उसको नहीं अंदाज़ा कि एंटेगोनिस्ट उसका कितना स्ट्रॉन्ग है। एक्ट 4 में आयरन मैन तो बड़ा ऊपर जा रहा था ना, जब उसने वो 10 रिंग्स पर जो सक्सेसफुल अटैक किया था, उसके बाद टोनी समझ रहा था कि अब तो कोई मसला ही नहीं मेरे लिए। लेकिन उसको बड़ी जल्द पता लगता कि उबैदा तो बहुत बड़ी बला चीज़ है, जिसको भी समझ रहा था कि ये तो मैंने अब वो ख़त्म कर दिया, तो ये क्या उबैदा नहीं। उसको तो यहाँ पे जाके पता लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो किडनैपिंग कराई थी वो भी इसकी वजह से हुई थी। ठीक है, मुझे नहीं लगा वो अपोजिशन कितनी स्ट्रांग है और ये क्या समझ के बैठा हुआ है टोनी बेचारा, कुछ भी नहीं। और बेसिकली वो उसको किडनैप करने का मकसद क्या था कि वो सूट बनवाना चाहता था, जो कि उसने बना लिया। अगरचे कि टोनी भागा उस जगह से, लेकिन वो सूट बनाने का सारी समझ उबैदा को आ गई, तो वो सूट बना लेता है। तो वो जो सोनिक लेज़र के वो टेसर जो होता है, जिसके बाद वो टोनी को पैरालाइज कर देता है। तो टोनी को रियलाइज़ होता है कि यार मैं किस दुनिया में बैठा हुआ था, तो बड़े शेखियाँ मारा था। तो लिहाजा वो जो प्लान हमारा प्रोटैगनिस्ट बनाता है एक्ट 4 में, वो बेसिकली शुरू से ही डूम्ड, हमने लिखा ही उसको कि वो डूम्ड है। लिहाजा वो पेन अल्टीमेट गोल जो है वो बेसिकली अल्टीमेट गोल नहीं है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। व्यूअर्स, एक्ट 4 अभी जारी है, इसकी बाकी चीज़ों को हम देखेंगे और फिल्म की एग्जाम्पल के साथ इसको फिर देखेंगे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।